समझ नहीं आ रहा कि मार्केट क्या कर रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज का टॉपिक हर उस रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो रोज़ सुबह उठकर अपना लाल होता हुआ पोर्टफोलियो देखता है और उसके बाद घबरा जाता है और उसको समझ नहीं आता कि अब मैं यहाँ से क्या करूँ। मार्केट में आज से कुछ दिन पहले, चलिए 1-2 दिन से तो रिकवरी दिख रही है, लेकिन हाहाकार मचा हुआ था और लगातार हैवी पॉइंट्स का सेल ऑफ दिख रहा था। ऊपर से ये जो थोड़ी सी रिकवरी आने लग गई, अब अचानक से लोगों को लग रहा है कि क्या जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गए या चल रहे हैं, या वो एक नया रूप ले लेंगे। तो चाहे वो ईरान या इजराइल का टेंशन हो, या फिर क्रूड ऑयल एंड गैस की अवेलेबिलिटी पर आने वाला खर्चा, या फिर एआई के कारण जो आईटी सेक्टर पे हड़कंप मचा था, हर जगह पर आज से 3 दिन पहले केवल और केवल नेगेटिव न्यूज़ ही देखने को मिला। ऐसे माहौल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुबह उठ के जो आप व्हाट्सएप मैसेजेस देखते हो, जिसमें 50-100 मैसेजेस होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, देश बर्बाद होने वाला है, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगे और इकोनॉमी कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएंगे, उन सबको आप अवॉइड कीजिए। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको टाइमली मैं अपडेट दे सकूं। सब लोग अचानक से बात करने लग गए हैं डिफेंस और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बनने के बाद। वो बता रहे हैं क्या होने वाला है दुनिया का, कि न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, कब होगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो आपको बताऊंगा वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या टीवी हेडलाइंस पर बात नहीं होगी। हम सॉलिड हिस्टोरिकल डेटा, 45 ईयर्स की जो रिसर्च करी है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, और इंडिया के सबसे बड़े लेजेंडरी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स जैसे कि रमेश दम्मानी सर हो गए, मधु केला सर हो गए, राकेश झुंझुनवाला जी हो गए, इन सब के बेसिस पे बात करेंगे। मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली एक इन्वेस्टर को इस वॉर के सिचुएशन में पैनिक करना चाहिए कि नहीं। तो ये सारा डेटा मैंने एनालाइज किया है आफ्टर रीडिंग एंड लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स। तो सबसे पहले इस फियर के डेटा को टैकल करते हैं और अतुल सूरी जी क्या कहते हैं वो समझते हैं। वो एक बहुत तगड़ी 45 ईयर्स की रिसर्च ला के कहते हैं कि मेजर ग्लोबल और डोमेस्टिक वॉर्स का स्टॉक मार्केट पे एग्जैक्टली इंपैक्ट क्या है। ये डेटा आपके ना होश उड़ा देगा और आपके कॉन्फिडेंस कंप्लीटली वापस ले आएगा। उनकी रिसर्च स्टार्ट हुई थी 1980 से, जब ईरान और इराक का वॉर शुरू हुआ था। ये वॉर 8 साल तक चला। ऑयल प्राइसेस में मैसिव स्पाइक आया था और लाखों लोग इसमें मारे गए थे। उस टाइम पे पूरी दुनिया में पैनिक था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट ने उस टाइम पे क्या किया? जिस दिन वॉर शुरू हुआ वहां से ठीक 6 महीने बाद तक 26% अप था, और 1 साल बाद मार्केट 53% का मैसिव रिटर्न दे चुका था। वॉर आता चलता रहा, बट मार्केट उसको भूल कर आगे बढ़ गया था, क्योंकि उनकी मार्केट्स, उनके समझ ये कहती है कि मार्केट्स हमेशा सिर्फ इकोनॉमिक इंपैक्ट देखती है, नंबर ऑफ बॉम्ब्स नहीं देती है। इसके बाद 1991 की बात आई, जब गल्फ वॉर, जैसे डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते हैं, वो शुरू हुआ। अमेरिका ने इराक पर अटैक किया, क्रूड ऑयल प्राइसेस फिर से आसमान छूने लगे, लेकिन 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद, मार्केट 65% ऊपर था। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो 1999 का कारगिल वॉर याद कीजिए। दो न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने थी, देश में एक इमोशनल और टेंस माहौल था। पर इन सबके बावजूद कारगिल वॉर के शुरू होने के 6 महीने बाद हमारा स्टॉक मार्केट 25% अप था। 1 साल बाद 10% अप था। लोग डर कर अपना पैसा निकाल रहे थे और मार्केट एक्चुअली वॉर के उन 50 दिनों में भी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा ही पैटर्न 2003 के इराक वॉर और 2008 के 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स के टाइम पर भी देखा गया। 2008 में तो ग्लोबल लेमन ब्रदर क्राइसिस चल रहा था, उसके बावजूद मार्केट 60% वहां पर जब गिरा था। और उस टेरेबल बियर मार्केट में जब 26/11 का हॉरिफिक अटैक हुआ, आप सोचोगे क्या हुआ होगा, आप बिलीव नहीं करोगे। उस बॉटम से अगले 6 महीने में मार्केट 68% अप था। कितना? 68%। 1 साल बाद 90% जंप कर चुका था। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और दुनिया भर के मार्केट्स कोलैप्स कर रहे थे, तब इंडिया पूरी दुनिया में सबसे कम गिरने वाले मार्केट में से एक था, और जैसे ही रिकवरी आई, इंडियन मार्केट सबसे पहले अपना ऑल टाइम हाई लगा कर आया। तो इस सारे डेटा का आखिर क्या कंक्लूजन ये है कि वोलैटिलिटी सिर्फ टेम्पररी होती है। जो वॉर्स होते हैं वो मार्केट के लिए स्पीड ब्रेकर का काम जरूर करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट आने के बाद, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल के जाने के बाद, ऑयल का पैनिक आ जाने के बाद, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में बुल रन कायम रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस बार दिस टाइम इट इज डिफरेंट वाले सिचुएशन नहीं हो रही है। देखिए, ऑयल प्राइसेस को लेकर ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट बहुत
डरी डरावनी वाली बातें कर रहे हैं, आप लोग हर जगह देख रहे होंगे। कुछ एक्सपर्ट्स, फॉर एग्जांपल जो हमारे हमेशा के एक बिग बेयर कहे जाते हैं, शंकर शर्मा, उनका मानना है कि ऑयल एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में है और ये वॉर इतने इजीली ख़त्म नहीं होगी। अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर ईरान वॉर के चक्कर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और 3-4 हफ्ते के लिए ब्लॉक हो गया तो ऑयल $150 से लेके $200 तक शूट अप कर जाएगा। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिस्क है, जिससे इन्फ्लेशन वापस आएगा और सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट्स हाई रखने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको एक मेजर डिफरेंस समझना पड़ेगा। आज का इंडिया 1980s और 90s या 2008 वाले देश जैसा नहीं रहा। आज हम दुनिया के सामने एक पावरफुल प्लेयर बनकर उभर रहे हैं। 90s की अगर मैं बात करूं तो 90s में ऑयल का एक छोटा सा शॉक हमारी पूरी इकोनॉमी को कंप्लीटली डिरेल कर देता था। बट आज हमारे प्लेंटिफुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और दुनिया के पास भी अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। एफआईएस ने पिछले 5 सालों में इंडिया से हैवी सेलिंग की है, पर फिर भी हमारा निफ्टी 15,000 से करंट लेवल तक डबल हो चुका है, क्योंकि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स और उनकी एसआईपीज ने मार्केट को स्ट्रांगली संभाल के रखा है। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारी वैल्यूएशन थोड़ी प्रीमियम ज़रूर लग रही होगी, पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पास एक्चुअली ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। चाइना अनइन्वेस्टेबल हो चुका है, ताइवान पूरी तरीके से एक कंपनी टीएसएमसी पर डिपेंडेंट है और कोरिया सैमसंग पर डिपेंडेंट है। इंडिया एक अकेली ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी है जहां आपको डिफेंस हो गया, कंजम्पशन हो गया, फाइनेंशियल्स हो गया और हर उस सेक्टर में सॉलिड ग्रोथ मिल रहा है। इसलिए इंडिया वो अकेली बड़ी इकोनॉमी है जिसका जीडीपी आने वाले 15 सालों में, ध्यान से सुनेंगे, आने वाले 15 ईयर्स में डबल और उसके बाद फिर से डबल होने वाला है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। वेल, डबल और ट्रिपल की बात करें तो एक एसेट क्लास है जिसमें आप सभी की रुचि होती है, वो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज। देखते हैं उधर क्या हो रहा है, उसके लिए चलते हैं पहले अपन स्क्रीन पे, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। सो हम आ गए हैं अभी हाल फिलहाल पे स्क्रीन पे। हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है एक्सआरपी का चार्ट, लेकिन हम सीधे पहले जाएंगे और देखेंगे आप लोगों के चहेते बिटकॉइन के क्या सीन है। ये तो फिलहाल डेली चार्ट्स है, बट लेट मी जस्ट गो इनटू एन आवरली चार्ट और हम देखेंगे कि करीब करीब यहाँ पर हाल फिलहाल में 75,600 के ऊपर जाके क्रिप्टो ने, बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं रेजिस्ट करने की कोशिश करी है। बाय द वे, आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो लोग भी यहाँ से अकाउंट खोलेंगे उन्हें फ्री क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनने का एक अवसर मिलता है। तो आप यहाँ पर जब देख रहे हैं, हम जब डेली चार्ट्स पे जाते हैं तो जैसे कि हमने पहले भी बात करी है, अभी हमारे पास एक 75 से 78 79,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बिटकॉइन पे दिख रहा है। जब मार्केट यहाँ पर था ऑलमोस्ट 65,000 पे, तब हमने कहा था कि 5 से 6,000 पॉइंट्स ऊपर चले जाए तो सरप्राइज मत होइएगा, और एग्जैक्टली हमें वही चीज़ होते हुए दिखी है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब मुझे यहाँ पर एक क्लियरली चीज़ दिख रही है कि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्ट कर सकता है और वहाँ से हमें डिप मिल सकता है। अगेन रिपीट, मार्केट रेजिस्ट कर सकता है और वहाँ से हमें एक डिप मिल सकता है। तो आने वाले समय पे मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 70,000, मतलब देखिए ऊपर एक रेजिस्टेंस है 78,000 का, लेकिन मुझे लग रहा है 70,000 को ये टेस्ट कर सकता है अगर कुछ भी अनफॉर्चुनेट या शॉकिंग चीज़ अगर मार्केट की निकल के आ जाती है। ऐसे में अगर आप लोग इथीरियम पे ध्यान देते हैं, जैसे कि ये रहा इथीरियम, तो इथीरियम पे भी आप देखेंगे लास्ट ये वाला 1 आवर कैंडल तो अच्छा बना है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जो एक मूव था, इसको हमने 1900 के आसपास तक हमने बोला था, ऑलरेडी 2300 के आसपास जा चुका है लॉन्ग साइड पे। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर हमको एक रिजेक्शन मिलना चाहिए, ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट प्लस माइनस के आसपास मुझे मिलना चाहिए। फिर उसके बाद इस पे देखा जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या पोजीशंस बनानी चाहिए। बाय द वे, एक्सआरपी पे क्या करना है, सोलाना पे क्या करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट एज आई मेंशन्ड, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर टू सपोर्ट आवर वर्क, आप जाके वहां पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस पॉइंट पर एज एन इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, बड़े बड़े वेटरन्स का क्या कहना है, कुछ रूल्स बताए उन्होंने। रूल नंबर 1, किसी भी कीमत पर अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट मत कीजिए। डू नॉट रिडीम इन दिस स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में फिजिकल लॉस से ज़्यादा खतरनाक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस होना। लोग पैनिक में आकर बॉटम पर अपना क्वालिटी स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड बेच देते हैं और जब मार्केट में रिबाउंड आता है तो वो हमेशा के लिए रैली मिस कर देते हैं। अगर आपके स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छे हैं, क्वालिटी के हैं और आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर अच्छा है, तो बेचने का तो सोचना ही नहीं है।
एग्जाम्पल के तौर पे रमेश दमानी सर की अगर हम बात मानते हैं तो 1987 का क्रैश या 2008 का क्रैश देखने में कितना डरावना लगता है, करेक्ट? लगता था कि दुनिया एंड हो जाएंगी। पर ह्यूमन रेजिलियंस और प्रोडक्टिविटी हमेशा जीतती है। रूल नंबर 2 याद रखिए, लेवरेज यानी उधार के पैसे से कंप्लीटली दूरी बनानी पड़ेगी आपको। अगर आपने बोरोड मनी पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग या एफएनओ में पोजीशन बनाई है तो ऐसी मार्केट वोलैटिलिटी आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। मधु सर, मधु केला जी, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में लेवरेज नहीं है तो गिरते हुए मार्केट में आपको कभी भी पैनिक नहीं होगा। उधार का पैसा ही डर पैदा करता है। तीसरा रूल, सोशल मीडिया हो गया, फाइनेंशियल न्यूज़ हो गया, ये 2400 घंटा देखना आपको बंद करना पड़ेगा। अच्छा, आप कहोगे फिर क्या देखें? भाई अभिषेक भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वो देखिए, आपको टाइमली अपडेट एक ही जगह से मिल जाएगी। देखिए, दिन भर अगर आप न्यूज़ चैनल देखोगे वहाँ पर फियर ही दिखा जाएगा एंड फियर सेल्स। हमेशा याद रखिए, रियल वेल्थ तब बनती है जब आप आउट ऑफ कंसेंसस जाकर एक एब्सोल्यूट कन्विक्शन के साथ मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। जब सारे लोग डर रहे होते हैं, जब मार्केट ब्लड बाथ में होता है, तभी एक स्मार्ट इन्वेस्टर ग्रीड दिखाता है। मनी इज ऑलवेज मेड एट टर्निंग पॉइंट्स। जिन्होंने 2008 के क्रैश या 2020 के कोविड क्रैश के फियर में इन्वेस्ट किया, वो आज अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ग्रेट फॉर्च्यून्स हमेशा बेयर मार्केट में ही बनती है, आपको ये समझना पड़ेगा, बुल मार्केट में नहीं। रूल नंबर 4, अपने ड्राई पाउडर या फिर एक्स्ट्रा कैश को इफेक्टिवली यूज करना शुरू कीजिए। किसी को नहीं पता कि इस मार्केट का बॉटम कल आएगा, अगले महीने आएगा, अगले साल आएगा, अगले 10 साल बाद आएगा। मार्केट बॉटम टाइम करना इम्पॉसिबल है। इसलिए जब मार्केट 10 से 15% ऊपर से करेक्ट हो जाए तो एक साथ सारा पैसा मत डालिए, अपना एक्स्ट्रा कैपिटल को इंस्टॉलमेंट्स में डिप्लॉय करना शुरू कीजिए। स्लाइडिंग मार्केट में धीरे धीरे टॉपअप करना चाहिए आप लोगों को। म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी को आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे करेक्शंस एक्चुअली आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं, जो आप मतलब बोलते हो ना 10-15 साल तक, या मेरी बेटी या बेटे के लिए मैं करके रख रहा हूँ, आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि आप सस्ते दाम पर क्वालिटी एसेट्स खरीद सकते हो। दोस्तों, इंडिया की मार्केट ग्रोथ स्टोरी में राकेश झुनझुनवाला सर जी का हमेशा एक अटूट विश्वास था। वो हमेशा से एक बात कहते थे, बी बुलिश ऑन इंडिया, डोंट बी सिक्निकल। उनका मानना था कि इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी बुल मार्केट, द मदर ऑफ बुल मार्केट्स, अभी आना बाकी है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और उन्हीं के फ्रेंड रमेश दमानी जी का सबसे पावरफुल एडवाइस हमेशा याद रखिए, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं, वॉरेन बफेट सर कह चुके हैं, रमेश दमानी सर कह चुके हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ हाई क्वालिटी बिजनेसेस खरीदने हैं और उन्हें वक्त देना है। अगर आपके पास एक 30 साल का प्रोफेशनल करियर है और आपके पोर्टफोलियो हर 3 साल में डबल होता है, तो आप अपने करियर में 10 डबल्स देखेंगे, जिसका सीधा सीधा मतलब है आपका इनिशियल कैपिटल 1000 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप 1 करोड़ से शुरू करेंगे तो 1000 करोड़ रुपए आपके बन सकते हैं। 1 लाख से शुरू करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, जिस भी कैपिटल से आप चालू करेंगे। शर्त बस इतनी है कि आप क्वालिटी में इन्वेस्ट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, और आने वाले ये वॉर हो गया, ये डिजीजेस हो गई, जो भी हो गया, करेक्शंस में पैनिक में आकर अपना सारा माल नहीं बेचेंगे। आने वाले टाइम में एआई का डिसरप्शन आएगा, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी शेप बदलेंगी। पर अगर आपने फंडामेंटली साउंड इंडियन कंपनीज के साथ अपना इन्वेस्टमेंट बना के रखा तो आप बहुत सेफली इस स्टॉर्म को नेविगेट कर लोगे। दुनिया हमेशा नए रास्ते ढूंढ लेती है और ह्यूमैनिटी अपने सॉल्यूशंस निकाल ही लेती है। इस वॉर के टाइम पर आपको एक डिसिप्लिन्ड और प्रोसेस ड्रिवन रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग फॉलो करना पड़ेगा। पैनिक आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और पेशेंस आपका सबसे बड़ा दोस्त। मुझे उम्मीद है कि इतने सारे बड़े बड़े वेटरन इन्वेस्टर्स जो कहते हैं, मैंने एक ही वीडियो में आपको संक्षेप में बता दिया, इससे आपकी ज़रूर हेल्प हुई होगी। आपके इस करंट मार्केट करेक्शन पर क्या व्यू है? क्या आप अपने पोर्टफोलियो में नए स्टॉक्स ऐड कर रहे हैं या डर के साइडलाइन पर बैठे हैं और वेट कर रहे हैं किसी लेवल का? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप investing, and keep trading.